सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को सीजी जॉब एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निःशुल्क बैच में, अगोरा बैच में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 9 रहेगा, जिसमें लिंग और शिक्षा की बात करेंगे, साथ ही साथ हम व्यक्तिगत भिन्नता पर भी चर्चा करेंगे। तो आज ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज के ही एक वीडियो से क्लियर होगी। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। निःशुल्क क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। जेंडर, जिसको लिंग कहा जाता है, लिंग जिसको जेंडर कहा जाता है और इसको सेक्स का भी नाम दिया जाता है। तो यह एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैविक अवधारणा है। जेंडर क्या है? यह एक सोशल कॉन्सेप्ट, यानी कि देखो यहाँ पर सेक्स और जेंडर, ठीक है, दो अलग अलग, यानी कि लिंग को ही अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जब बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पर जैविक अवधारणा की बात आती है, लेकिन जब बात लिंग की आती है तो यह एक सामाजिक अवधारणा बन जाता है। कहने का तात्पर्य है, जो लिंग है वह समाज के द्वारा बनाया गया एक क्या है भाई, अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। जबकि जो सेक्स शब्द है, अर्थात लिंग के लिए ये जो सेक्स शब्द है, यह जैविक अवधारणा है। जबकि जेंडर जो शब्द है वह जो है सामाजिक अवधारणा है, अर्थात समाज के द्वारा बनाया गया एक अवधारणा है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? समाज के द्वारा बनाया गया है। समाज ने महिला और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिका बनाई है, अर्थात समाज में एक पुरुष की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक महिला की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये निर्धारण किसने किया? समाज ने किया। और उसी के हिसाब से व्यक्ति के कार्य की तुलना की जाती है, उनकी जिम्मेदारी की तुलना की जाती है और उनकी दायरे भी बांट दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि तय पुरुषस, तय लड़कास, तय ए काम करबे, तय लड़कीस, तय घर में चूल्हा चौकी करबे, गाड़ी मोटर नहीं चलास, बाहर नहीं जास। इस तरह से जो मनोधारणा है, जो सामाजिक अवधारणा है, वो समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा डाल दिया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है, जिसको जेंडर रूढ़िवाद भी कहते हैं। तो जो प्रथा या सोच पहले से चली आ रही हो, जो सोच या जो प्रथा पहले से चली आ रही है, उसी प्रथा को मानते रहना लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। अर्थात रूढ़िवाद मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही परंपरा, जिसको हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं। और लैंगिक जो रूढ़िवादिता, यही एक परंपरा है जो कि बहुत पुराने समय से समाज में चली आ रही है। और क्या परंपरा? कि महिला है, लड़की है, वो रसोई का ही काम करेगी, पुरुष है तो वह बाहर जाकर ही काम करेंगे। इस तरह की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़िवादी सोच है, वो समाज में बहुत पहले से ही विद्यमान है और यही सोच वर्षों से चली आ रही है और बहुत से लोग इसे आज भी मानते हैं। देखना, जो बड़े परिवार होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होते हैं, वहाँ पर आज भी जो है महिलाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती, महिलाओं को घर से बाहर जाने की आज़ादी नहीं होती है। क्लियर है? आगे बात करता हूँ लिंग भेदभाव की। लिंग में कैसे भेदभाव किया जाता है समाज में? देखिए, जब व्यक्ति में जेंडर के बेसिस पर भेदभाव किया जाए तो उसे लिंग भेदभाव कहते हैं। यानी कि स्त्री और पुरुष के आधार पर यदि भेदभाव होता है तो वही लैंगिक भेदभाव है, लिंग पर आधारित भेदभाव है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति के लैंगिक पहचान के आधार पर उनको उचित या अनुचित व्यवहार उनके साथ करना ही लिंग भेदभाव कहलाता है। ठीक है? अर्थात वो लड़का है,
उसको ये काम दो, ये लड़की है, इसको ये काम दो, लड़का है तो ये नहीं कर सकता, लड़की है तो वो नहीं कर सकता। इस तरह की जो सोच है वो लिंग भेदभाव को प्रदर्शित करता है। क्लियर? ये भेदभाव अक्सर सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच से ही उत्पन्न होता है। मैंने पहले भी कहा, जो लिंग वाली सोच है वह जो है पूर्वाग्रह से ही उत्पन्न हुआ है, जिससे क्या होता है, महिलाओं और लड़कियों को सबसे अधिक इसका जो है नुकसान झेलना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियों को शिक्षा के अवसर लड़कों की तुलना में कम मिलते हैं, क्योंकि लड़की हो शहर अकेले नहीं भेज सकते, लड़के होते तो भेज देते। इस तरह की सोच ग्रामीण परिवेश में रहने वाले परिवारों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। माता पिता के बेटों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज दिया जाता है, किंतु लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, उसे गांव में ही स्कूल क्लास तक अर्थात 12वीं तक है। बहुत सारे परिवार में तो 12वीं तक की शिक्षा के बाद ही रोक लगा दिया जाता है कि लड़की है, चूल्हा चौकी तो करना है, ज़्यादा पढ़ के काय करबे। इस तरह की जो सोच है वो सामाजिक परिवेश में ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है? देखो, जेंडर जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, लड़का और लड़की में अंतर किया जाता है। ठीक है, ये पूर्वाग्रह महिला और पुरुष को उनके लिंग की पहचान के आधार पर रूढ़िबद्ध जो भूमिकाएं हैं वो दिया जाता है। अब रूढ़िबद्ध भूमिकाओं के अंदर क्या है, जैसे त लड़का त मैकेनिक काम कर सकता था लेकिन लड़की तो नहीं कर सका है। क्लियर है? त लड़का मिस्त्री बन जाबे, लड़की मन मिस्त्री नहीं बन सका। मतलब जो कार्य क्षेत्र देखिए, लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए वही अलग है। ठीक है, अर्थात जैसे खेल कूद के काम हैं तो उसमें भी स्पोर्ट जैसे काम में लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है, लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। लड़कियों को किस में प्राथमिकता मिलेगी? सिंगिंग में, डांसिंग में। तो लड़की डांस वांस करना बढ़िया। इस तरह से समाज से ही जो है लैंगिक रूढ़िवादिता जन्म ले लेती है। एक शिक्षक को हमेशा लैंगिक रूढ़िवादिता से बचना चाहिए। यानी कि आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते आपकी कक्ष में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप जो है लड़के हो या लड़की हो, लैंगिक रूप से तो आप भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। क्लियर है? चलिएगा, अब लिंग की पहचान। लिंग की पहचान का अर्थ है व्यक्ति खुद को पुरुष या महिला के रूप में कैसे पहचानता है। देखो, एक शिशु जब 3 साल की उम्र तक बढ़ जाता है, यानी कि एक बालक जिनकी उम्र 3 साल हो जाती है, ज़्यादातर बच्चे ये जान जाते हैं कि वो लड़के हैं या लड़की। यानी कि 3 साल का जो बच्चा है स्वयं में ये जान लेता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की। इसलिए देखना, जो 3 साल का 4 साल का जो लड़का हो या लड़की हो, जैसे लड़का है मान लो, उसको आप लड़की वाला पहनाओ, फ्रॉक हो या सलवार सूट जो भी पहनाते हो, तो बच्चा थोड़ा आनाकानी करेगा, छी लेमन की लम्बाई थोड़ी पहनिया, इस तरह से, है ना। अर्थात जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, अब वो 3 साल की उम्र में बच्चा जानने लगता है लिंग को। ठीक है, लिंग की पहचान होने लगती है। जैसे जैसे उनकी उम्र और बढ़ती जाती है, उनका जो खेल अर्थात उनकी पसंद का खेल और उनका व्यवहार भी लिंग को प्रभावित करने लगता है। जैसे गुड्डा गुड़िया वाला खेल है, लड़का नहीं खेलेगा, वो गाड़ी मोटर चलाने वाला खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, लेकिन लड़कियां गुड्डे गुड़िया खेलते हैं। अर्थात वो जो है अपने खेल में भी लैंगिक रूढ़िवादिता को ही देखते हैं। ठीक है, अब लिंग भूमिका क्या है? तो समाज के द्वारा तय की गई जो अपेक्षाएं हैं
चाहे लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए हो, तो समाज के द्वारा जो की गई अपेक्षा लड़के लड़कियों को कैसे सोचना चाहिए, व्यवहार करना और महसूस करना चाहिए में भूमिका जन्मजात नहीं होती, बल्कि समाज द्वारा क्या की जाती है, थोप दी जाती है। यानी कि लड़का हंस तोर सोच कैसे रही, लड़का की तरह सोच बे तो लड़की हंस लड़की की तरह सोचना है। इस तरह से जो है समाज में, समाज के लोगों के द्वारा ही इन बच्चे बच्चियों के अंदर में डाल दी जाती है, थोप दी जाती है। उदाहरण से समझिए, अगर लड़का है तो उनसे ये आशा की जाती है कि तय मजबूत बन, स्ट्रांग बन, साहसी बन, आत्मनिर्भर बन, काबर की तय लड़कास तो कमा के खवाए बर लगी। लड़की है उनसे अपेक्षा की जाती है कि तय एकदम कोमल बन, शांत रही, आज्ञाकारी बन और घरेलू काम में दक्ष बन, ये लड़की को कहा जाता है। तो इस तरह से उनमें जो है भेदभाव होने लगता है। अब लिंग टाइपिंग क्या है, तो देखो लिंग टाइपिंग वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा सीखता है कि समाज में कौन से व्यवहार मैं करूं, कौन से कपड़े मैं पहनूं, किस प्रकार की मेरे अंदर रुचि आए और मैं कैसी भूमिका वहां पर समाज के प्रति निर्वहन करूं, ये लड़का और लड़की के लिए उचित मानी जाती है। अर्थात लड़का हूं तो क्या कपड़े पहनूं, मैं लड़की हूं तो क्या कपड़े पहनूं, मेरी रुचि अगर मैं लड़का हूं गाड़ी मोटर चलाने में है, अगर मैं लड़की हूं तो मेरी रुचि गुड्डा गुड़िया खेलने में होनी चाहिए। इस प्रकार से जो लिंग है उसकी प्रकार मानी जाती है। लड़का जैसे है तो वो डॉल खेलने से मना करता है, क्यों? क्योंकि वो लड़का है भाई, वो डॉल थोड़ी खेलेगा। लेकिन लड़की है फैंसी ड्रेस में पापा की भूमिका नहीं निभा सकती। देखो नाटक भी होता है ना, तो लड़की है वो पापा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि समाज द्वारा उन बच्चों के माइंड में थोप दिया गया होता है। क्लियर है? ये लैंगिक रूढ़िवाद है, लैंगिक पूर्वाग्रह भी जिसको कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करेंगे लैंगिक समानता की। अब लैंगिक समानता, जेंडर जो इक्वालिटी जिसे कहेंगे, यानी कि जब लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई असमानता या भेदभाव न किया जाए, अर्थात चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जब अवसर दिया जाए किसी कार्य के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लैंगिक भेदभाव नहीं हो रहा है, अर्थात लैंगिक रूप से समान सबको माना जा रहा है। क्लियर है? इसमें होता क्या है, सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं बिना ये देखे कि वो लड़की है या लड़का है। ठीक है, अवसर की समानता। जब आप एक शिक्षक हो, चाहे लड़की हो या लड़का, आपके कक्षा में यदि आप उनको समान अवसर दे रहे हो तो इसका मतलब आप लैंगिक समानता का पालन कर रहे हो। इसके अलावा इसमें अधिकार और अवसरों तक पहुंच लिंग से अप्रभावित रहती है। ठीक है, उनको वो अवसर दें, उनके अधिकारों को बताएं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। उदाहरण से इसको और अच्छे से समझेंगे, जैसे घर के कामों और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर न हो, बल्कि पुरुषों पर भी ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी है कि उस कार्य को बांट के रखें। जैसे मैं बच्चे को संभाल रही हूँ तो आज का खाना आप ही बना दो, है ना भाई? तो इस तरह से जो है रूढ़िवाद को परिवार से ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि परिवार सबसे छोटा सामाजिक संस्था है। परिवार के बाद में आपका समाज आता है। बच्चा परिवार से समाजीकरण सीखने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि परिवार को ही समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कहा गया है। और यदि परिवार से ही लैंगिक समानता की शिक्षा अगर बच्चों को दी जाए तो वो आगे चल के
वो भी जो है लैंगिक रूप से असमान प्रदर्शित नहीं करेगा। लैंगिक समानता के दृष्टिकोण भी उन बच्चों में आएगा। क्लियर है? चलिएगा, लैंगिक समता क्या होता है देखिएगा। लैंगिक समता का अर्थ किसी भी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसे समान अधिकार प्रदान करना, अर्थात चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, उनको अधिकार समान रहे, उनको समान अवसर मिले, समान संसाधन मिले। जैसे देखना, आजकल क्या होता है ना, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम बोलते हैं, जैसे उनके एक बच्चा है, एक लड़का है और एक लड़की है मान लो, तो क्या करेंगे, जो बॉय है, लड़का है, उनको बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो गर्ल है, जो लड़की है, उनको किसी सरकारी स्कूल में या फिर एकदम लोकल स्कूल में। हालांकि यहाँ पर भेदभाव ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि अगर आप लड़के को प्राइवेट में पढ़ा रहे हो तो इनके साथ भी भेदभाव कर रहे हो। अब लड़कों को भी वही पढ़ाओ, दोनों के साथ यहाँ पर समता आनी चाहिए, यानी कि संसाधन दोनों को समान मिले, अवसर दोनों को समान मिले, ठीक है, और निर्णय लेने की समान पहुंच भी इनको होनी चाहिए। देखो क्या होता है, अक्सर बड़े परिवारों में जैसे घर में कुछ अच्छा कार्य होना होता है तो केवल परिवार के पुरुष सदस्यों से ही जो है राय ली जाती है, महिला सदस्यों से राय नहीं लिया जाता। तो सभी क्षेत्रों में पुरुष के बराबर जो है उनको पहुंच मिलनी चाहिए, उनसे राय लिया जाए, मतलब एक जैसा व्यवहार उनके साथ हो। क्लियर है? पुरुष के बराबर महिलाएं भी आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करने जा रहे हैं वो है व्यक्तिगत भिन्नता, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत यानी कि प्रत्येक, समझ गए? तो प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। मान लो अगर हम किसी कक्षा की बात करें, जैसे कक्षा 3 है, अगर इस कक्षा 3 में मान लो कितने बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं, तो ये 20 बच्चे, हर एक बच्चा अपने आप में भिन्न होगा। किसी की सीखने की गति अलग होगी, तो कोई हिंदी पढ़ने में अच्छा होगा, कोई गणित को अच्छा से जानता होगा, किसी को सिंगिंग अच्छे से आती होगी, किसी को पेंटिंग अच्छे से आती होगी। अर्थात कुछ ना कुछ उस प्रत्येक 20 बच्चों में हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होगा, भिन्न होगा, और यही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है छात्रों, ध्यान देना, कोई भी बच्चा बिल्कुल दूसरे बच्चे जैसा नहीं होता। हर बच्चे में कुछ न कुछ अलग विशेषताएं होती है, और यही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने वाली है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार की बात करूं तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है, कई प्रकार से हम इसको जानते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक भिन्नता, यानी कि जो भिन्नता शारीरिक रूप में बच्चों में पाई जाती है। यानी कोई बच्चा देखना, हाइट, जिसका कोई बच्चे का हाइट लंबा होगा, किसी की हाइट छोटी होती है, कोई मोटा होता है तो कोई दुबला पतला होता है। यानी कि ये शारीरिक भिन्नताएं हैं जो बच्चों में देखने को मिलता है। अर्थात बच्चों में शरीर की बनावट में, उसके रंग रूप में, कोई सांवला, कोई गोरा, कोई काला, और वजन में भी भिन्नता पाई जाती है। ये तमाम प्रकार की जो भिन्नताएं हैं शारीरिक भिन्नता के अंदर आता है। जैसे तुम लंबे हो, तुम्हारा दोस्त छोटा है, तुम दुबले हो, तुम्हारा दोस्त थोड़ा मोटा है। इस तरह से अंतर हमको देखने को मिलता है। जैसा कि एक चित्र आपको प्रदर्शित हो रहा है,
एक मोटा लड़का है, एक पतला लड़का है, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों में भिन्नता हमको देखने को मिल रही है। क्लियर है? ये शारीरिक भिन्नता में आता है। दूसरा आता है रुझान की भिन्नता। अब रुझान यानी कि क्या है? सोचना, पसंद नापसंद, यानी कि प्रत्येक बच्चे की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को पसंद, जैसे खाने पीने की बात कर लूँ, व्यंजनों की बात कर लूँ, तो किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो किसी को जलेबी पसंद है, तो किसी को और मिठाई पसंद होगा, है ना भाई? तो इस तरह से भिन्नता होती है। मोटर क्षमता में भिन्नता। अब मोटर क्षमता यानी कि शारीरिक जो कौशल है उनसे जुड़ी, जैसे दौड़ना, कई बच्चे अच्छे से दौड़ते हैं तो कई बच्चे तेज नहीं दौड़ सकते, कई बच्चे बढ़िया खेलते हैं तो कई बच्चे एकदम दबकू किस्म के रहते हैं, चुपचाप शांत बैठे रहते हैं, है ना? तो इस तरह से ये शारीरिक जो मोटर स्किल है उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। बुद्धि में भिन्नता। अब बच्चों की जो सोचने समझने, समस्या को हल करने की क्षमता भी अलग, अर्थात उनके IQ लेवल भी समान नहीं होते। कोई मंद बुद्धि रहेगा, कोई तीव्र सीखने वाला, कोई प्रतिभाशाली, है ना? तो इस तरह से अलग अलग, कोई जल्दी कैच कर लेता है कोई भी ज्ञानवर्धक बात को, कोई बहुत स्लो गति से उसको पकड़ पाता है। जैसे कोई गणित को अच्छे से सीख जाता है तो किसी को 4 बार 5 बार बताने से वो बच्चा गणित को सीख पाता है। इस तरह से बुद्धि में भी जो भिन्नता है वो देखने को मिलती है। ठीक है। लैंगिक भिन्नता यानी कि लिंग में भिन्नता शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और क्षमताओं में लड़के लड़कियों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये सभी प्रकार की जो भिन्नता है, इसके अलावा उपलब्धि में भी भिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात हर बच्चा किसी किसी विषय में अलग अलग उपलब्धि दिखाता है। जैसे मैंने कहा, कोई बच्चा हिंदी में स्ट्रांग है, कोई बच्चा गणित में स्ट्रांग है, कोई बच्चा पर्यावरण में स्ट्रांग है, तो कोई बच्चा अंग्रेजी में स्ट्रांग है। यानी कि उनके उपलब्धि में भी भिन्नता हमको देखने को मिलती है। भले ही वो सभी बच्चे एक ही कक्षा के हैं, फिर भी उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है। राष्ट्रीयता के आधार पर भी भिन्नता देख लेना कैसे होता है। जैसे रूसी के बच्चे, अर्थात जो रूस के बच्चे हैं, थोड़ा लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि श्रीलंका के जो बच्चे होते हैं छोटे और दुबले पतले होते हैं। जैसे ब्राज़ील जैसे जगहों के बच्चे एकदम काले काले पैदा होते हैं। तो ये भी भिन्नता राष्ट्रीयता के आधार पर पाई जाती है। आर्थिक स्थिति के आधार पर भी ये भिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात जो बच्चे नए नए किताबों, नए नए टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं, अर्थात गरीब बच्चे जिनको सीमित संसाधन मिल पाता है, उनमें भी वही भिन्नता हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है। आखिर ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो कैसे हो सकता है? क्या कारण है कि भिन्नता आ जाती है? सबसे पहला रीज़न है वंशानुक्रम, यानी कि बच्चे की ऊंचाई, उसका रंग, रूप, चेहरा, बनावट वंशानुक्रम से आता है, जिसके वजह से ये भिन्नता जन्म से ही देखने को मिलती है। पर्यावरण के वजह से, अर्थात परिवार, समाज, संस्कृति, शिक्षा, परंपरा, ये इत्यादि जो है उनको माहौल से मिलता है और उसके वजह से भी बच्चे में भिन्नता जो है देखने को मिलती है। अब एक कक्ष में जब विविध बालक हैं, भिन्न भिन्न वैयक्तिक भिन्नता वाले बालक हैं, तो आप एक शिक्षक हो और शिक्षक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि एक कक्षा उस बगीचे की तरह है जहाँ का हर एक बच्चा फूल है और शिक्षक का असली काम है कि हर फूल महक सके, किसी भी फूल में कीड़े ना पड़े, हर फूल महके, खुशबू आए। ठीक है। इसके लिए एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य होगा
कि सभी बच्चों को समान अवसर दें ताकि कमजोर बच्चे भी सीख सकें। ठीक है, अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी दोस्त का हो या अनजान के लड़के हो, सबको समान अवसर देना चाहिए। विविधता के आधार पर, चाहे वो भाषा में अलग अलग भाषा के बच्चे हो, चाहे लिंग के आधार पर स्त्री लिंग हो या पुरुष, लड़की हो या लड़का हो, उनकी योग्यता हो, उनकी क्षमता अलग हो, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अगर अलग है, अगर उन बच्चों में दिव्यांगता भी हो, तब भी जो है बच्चों को क्या करना चाहिए, समान रूप से उनके व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, बच्चों को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें कि बेटा तुम कर सकते हो। भले ही कोई बच्चा व्यक्तिगत भिन्न है दूसरे बच्चों से, फिर भी उनको जो है अन्य बच्चों के समान लाने का प्रयास एक शिक्षक के रूप में आपको करना चाहिए। अधिगम की शैली, अगर इस प्रकार के बच्चा है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखेगा। मैंने कहा कक्षा 3 में 20 बच्चे हैं, अब ये 20 बच्चों के सीखने के तरीके अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको एक ही विधि से अगर किसी बच्चा को सिखा रहे हैं तो 20 में 20 बच्चा उसी एक विधि से ही सीख जाएगा, ये जरूरी नहीं है। उनके लिए जो बच्चा नहीं सीख पाए, उनके लिए कुछ अन्य विधियों का हमें उपयोग करना पड़ सकता है ना। तो अधिगम की शैली भी एक शिक्षक के रूप में अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन की जो विधि है, अर्थात भाई जो बच्चे स्लो गति से सीख रहे हैं उनके लिए मूल्यांकन अलग हो, अर्थात अलग अलग तरीकों से मूल्यांकन हो, चाहे विजुअल हो, बच्चों का देख करके उनके मूल्यांकन हो, चाहे गतिविधि के माध्यम से हो, चाहे स्टोरी के माध्यम से हो। ठीक है, बच्चों को काम करने और अनुभव से सीखने के अवसर भी एक शिक्षक के रूप में आप दें कि बच्चा स्वयं से सीख सके, अनुभव करके सीख सके। इसके अलावा मूल्यांकन भी विविध तरीके से हमें करना चाहिए इन बच्चों के साथ। क्लियर है? तो ये तो रहा व्यक्तिगत भिन्नता, जो कि आज के टॉपिक में हमने क्लियर कर दिया है। जेंडर अर्थात लिंग और शिक्षा तथा वैयक्तिक भिन्नता वाला आज का ये टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। हमारा अगला जो वीडियो आएगा जिसमें हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं और बात करेंगे। साथियों, बिल्कुल नए तरीके से मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूं इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल सभी साथी हमारे वीडियो को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिएगा इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।